अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शऊर मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम टॉक 360 में एक बार फिर सैफुल्लाह खालिद साहब के साथ हम हाजिर हैं और कुछ एक डिस्कशन जिस तरह से लास्ट टाइम आपके साथ की आज फिर करेंगे कि एक कैंपेन बाकायदा तौर पर चल रही है, ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से बात भी हो रही है। फिर एक रिसेंटली एक प्राइवेट चैनल ने जो है उस पर डिस्कशन की और टोटली लोगों के जहन में अजीब व गरीब सवालात क्रिएट कर लिए। लोग कह रहे हैं कि यार हम तो शऊर मीडिया नेटवर्क को फॉलो कर रहे थे, वो तो ये बता रहे हैं, हाँ भाई वो कल उस बंदे ने चैनल पे कुछ और कह दिया, टोटली अगेंस्ट कहा, टोटली चीज़ें डिफरेंस कहीं। सो वी आर हेयर कि हम ज़रा उसको एक ओवरऑल एनालाइज करें कि क्या बातें ठीक हैं, क्या बातें उसमें क्या ऐसी बातों को पेश किया गया, क्या नहीं। तो एक एक हम ज़रा उनका क्लिप देखेंगे सैफुल्लाह भाई जी। फिर आप जो है उस पर हमें बताइएगा कि एक्चुअल में कहाँ पर ठीक कहा गया है और एक्चुअल में कहाँ ठीक को ख़राब करके कहा गया है। तो ज़रा उसको हम एक एक करके जो है ना वो चलते हैं। पहली क्लिप ज़रा उनकी देखें हम कि उन्होंने पहली बात ऐसी क्या की है, ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। मुल्क में गुज़िश्ता कुछ अरसे से झूठ पर मबनी और हक़ाइक़ से मुनाफी मुहिम चलाकर मुल्क की एक कम्युनिटी, एक पहले से पिसे हुए तबके को समाजी और सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। एक ऐसा कानून जिसका मकसद इस कम्युनिटी को, इस बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक फराहम करना था, उस कानून को तोड़ मरोड़ कर उस कानून के ख़िलाफ़ ही नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई जा रही है। एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कानून ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 की, जो मई 2018 में पार्लियामेंट से मंजूर हुआ। और इस कानून में ख्वाजा सरा मुखन्निस ट्रांसजेंडर अफराद की न सिर्फ जदीद साइंसी और कानूनी एतबार से डेफिनेशन यानी तारीफ़ या तशरीह की गई, बल्कि ट्रांसजेंडर अफराद के उन बुनियादी हुकूक का तयन भी किया गया जिन्हें बरतानवी दौर में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के जरिए मस्क कर दिया गया था। जी सैफुल्लाह भाई, इन्होंने जो है ना वो डिस्कशन की है बहुत सारी, तो ज़रा इसमें से कुछ चीज़ें लेते हैं। पहले तो अभी बताएं कि जो इन्होंने डेफिनेशन के हवाले से कहा कि आप इसको कानूनी तौर पर उस तबके को, जिस तबके को जो है ना लोग एक वैल्यू नहीं देते थे और उनके साथ बुरा करते थे, उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे बिल जो है ना लाया गया, लेकिन उसकी डेफिनेशन कानूनी तौर पर बताई गई वगैरह। ज़रा इसके हवाले से कुछ बताएं कि क्या डेफिनेशन, तो आप लोगों ने कुछ और बताई हुई है, तो ये जिस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं उसमें आप में क्या फ़र्क है? अच्छा, थैंक यू समीर भाई। एक चीज़ तो पहले ये समझनी चाहिए कि जो कोई भी शख्स आता है टीवी पर, वो क्लेम करता है या कोई भी वीडियो आती है, तो मैंने ये वीडियो पूरी देखी है। अभी हम तो बहरहाल प्रोग्राम के लिए इसको पार्ट्स में चलाएंगे ताकि पब्लिक इसको समझ सके, लेकिन पहले हमने और आपने इसको मुकम्मल देखा है, बहुत सारे लोगों ने और भी देखा होगा। तो एक ही चीज़ मुझे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा पसंद आई और वो ये है कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो मिलने वाले पैसों सैलरी को हलाल करना जानते हैं। जो इनका अंदाज़ था ना, इन्हीं साहब को आप दीगर प्रोग्राम्स में देखें। आप भी मीडिया से लिंक्ड हैं, मैं भी तदरीस के पेशे से वाबस्ता हूँ, तो बातचीत करना होती है। आप जानते हैं कि जब हम अपने अंदर की कोई बात कर रहे होते हैं, जब हम अपने दिल की बात कर रहे होते हैं, जिसे हम दुरुस्त समझते हैं, जब हम वो बात कर रहे होते हैं, तो हमारा स्टाइल कुछ और होता है। यही एंकर हैं जो मुख्तलिफ दीगर प्रोग्राम्स में चीखते चिंघाड़ते भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस क्लिप में इनका जो अंदाज़ है वो टोटल एक स्क्रिप्ट रीडिंग वाला अंदाज़ है कि प्रॉम्प्टर लगा हुआ और ये साहब उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं। इस बेस पे मैं ये अज्यूम करता हूँ और आई थिंक आई एम करेक्ट कि इन्होंने ना तो उस एक्ट को कोई गहराई के साथ मुताला किया है, ना उसके रूल्स के इन्होंने कोई चीज़ों को देखा होगा। और ये एक वो वाला तरीका जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच नहीं होता था, तो हम लोग कहते थे यार वो लोग अपनी मर्ज़ी के विकेट्स बना लेते हैं और उसके बाद हमारे लोग एक एक करके क्लीन बोल्ड होते रहते हैं, फास्ट पिच होती है। तो इसको हम एकेडेमिया की लैंग्वेज में कहते हैं लॉजिकल फैलेसी। पहले आप एक फॉल्स प्रेमिस तैयार करते हैं, खुद एक केस बना लेते हैं और उसके बाद उस केस पर दूसरे को लेकर आते हैं और ये क्लेम करते हैं कि भाई हमारे सवालों का जवाब दो। ये पूरा केस ही गलत है। अच्छा, जो इन्होंने पेश किया उसकी आप बात कह रहे हैं? इन्होंने जो केस ड्रॉ किया है वो पूरा केस ही गलत है। सही है ना, इस चीज़ पर कोई बात इन्होंने की है जो हमने अपनी वीडियोस, अगर लोग जैसे आपके पास मैसेजेस वगैरह आए कि शऊर मीडिया नेटवर्क तो कुछ और दिखा रहा था, तो देखिए शऊर मीडिया नेटवर्क ने तो योगिया कार्टा का भी जिक्र किया, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट का भी जिक्र किया और डेटा जो प्रोवाइड किया, अभी आगे चल के बात आएगी तो मैं वो भी क्लियर करता हूँ कि डेटा कहाँ से हमने लिया था। तो इनकी जो पूरी कहानी है वो एक बिल्कुल अलग सम्त में चल रही है। तो ये तो बहरहाल अभी तक तो मेरा क्लेम है कि ये एक लॉजिकल फैलेसी पे काम कर रहे हैं, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो बनना ही नहीं चाहिए उसको ये लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये लोगों को जो इन्होंने अभी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नाम की एक चीज़ से अभी मुतासिर करने की कोशिश की है, डेफिनेटली राइटर ने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है,
बड़ा इमोशनल करेगा, कि पहले ही आप बता देते हैं कि एक पिसा हुआ तबका, एक मजलूम तबका। तो भाई सवाल ये है कि हमने कब इनकार किया कि ये तबका जो है वो बड़ा कोई पिसा हुआ नहीं है, अय्याशी में ज़िंदगी गुजार रहा है। अच्छा, इसमें ये बताइए कि ये तबके की जो बात हो रही है, तो ये तबके में ज़रा ये है कौन तबका, ये तो ज़रा बताएं कि क्या फ़र्क है मुखन्नस का, ट्रांसजेंडर का, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं तो बताएं। आता हूँ अभी उस तरफ मैं आता हूँ कि इसकी डेफिनेशंस वगैरह को भी थोड़ा देख लेते हैं कि असल में बात क्या हो रही है। इन्होंने अभी जो एक चीज़ पहले बयान की है ना, थोड़ा सा एक आवाम का मैटर ये है कि ना तो वो बेचारी वो सिर्फ सुनेगी, वो कोई चीज़ सर्च नहीं करेंगे। अमूमन लोग फिर सर्च करने का भी एक प्रॉब्लम होता है कि कहाँ से सर्च किया जाए, सोर्सेज कौन सी हैं। इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का रेफरेंस निकाल के लोगों को जो है वो मुतासर करने की कोशिश की है कि शायद बहुत डीप रिसर्च है इनकी। तो इन हिसाब से मेरा सवाल है, मुमकिन है कि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे, तो क्या उनको ये बात मालूम है कि ठगीज एक्ट 1836 आया था, जिसकी कंटिन्यूएशन में 1871 में ये वाला एक्ट पास किया गया, जिसका नाम अभी इन्होंने लिया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके बारे में एक शख्स है जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपने आप को ख्वाजा सरा कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, लेकिन एक्चुअली वो कुछ और ही है। तो उसने सबसे पहले एक प्रोग्राम में ये बात उठाई थी, और उसका दिया हुआ आर्गुमेंट है जो हर जगह चल रहा है कि जी ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के वजह से जो है वो अंग्रेज़ों ने सारा जुल्म सितम किया था, दबा के रख दिया था वगैरह। देखें, उस वक्त जब 1871 के माहौल की ये बात कर रहे हैं ना, उस वक्त जब बर सग़ीर पर अंग्रेज़ काबिज़ थे, तो उनके यहाँ उस वक्त क्राइम की डेफिनेशन क्या थी? हर वो चीज़ जो अंग्रेज़ सरकार के मफाद के ख़िलाफ़ जाएगी वो क्राइम है, ठीक है। अच्छा, अंग्रेज़ वैसे तो बर सग़ीर पे आप मैप उठा के देखेंगे पूरा रेड मिलेगा, यूनियन जैक के अंडर होता था, हर चीज़ उनकी अमलदारी में थी, लेकिन एक्चुअली ऐसा था नहीं। बहुत सारे कबीले जो नोमैडिक ट्राइब्स कहलाते हैं या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कहलाते हैं, यानी खाना बदोशों के कबीले होते हैं, वो दूर दूर इलाकों में रहते थे, जंगलों में फैले हुए थे और अंग्रेज़ों के काबू से बिल्कुल बाहर थे। वो छापामार कार्रवाइयाँ करते थे, जगह जगह उनको मौका मिलता था, वो इनकी चौकी पर रेड करके इनको मार के भाग जाया करते थे। तो डेफिनेटली उन्होंने उस माहौल में उनको क्रिमिनल करार दिया था। और जिस एक्ट की ये बात कर रहे हैं, वो एक्ट जो है उसके अंदर 2 सेक्शंस बने हुए मेन। तो एक पहले एक्ट के अंदर पहले सेक्शन में 23 पॉइंट्स हैं, जिसमें सरदार हैं, गांव वाले हैं, गांव के जो पंच होते हैं या उनके आप क्या कहते हैं, उनको जो लीडर्स वगैरह होते हैं गांव को चलाने वाले, सरपंच वगैरह, सरपंच, पंचायत बैठती है, पंचायत के लोग होते हैं, उन सबको भी पाबंद किया था। और 23 पॉइंट्स उनको पाबंद करने के, भाई आप हमें सारा रेगुलेशन के हिसाब से अपना प्रोसेस और अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी तमाम चीज़ें डिक्लेयर करेंगे, ताकि कभी क्राइम हो हमारे खिलाफ तो हम पहुंच सकें कि भाई कौन वो बंदा है जो हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है। अंग्रेज़ों को तो बगावत से प्रॉब्लम था। उसमें इन्होंने सेक्शन 2 भी बनाया है लॉ में, जिसमें यूनक्स का जिक्र है। यूनक डेफिनेशन की भी आपने बात की, वो मर्द होता है जो पैदाइशी मर्द होता है, लेकिन किसी वजह से बाद में कास्ट्रेट हो जाता है, यानी उसके जो मेल ऑर्गन्स होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, तो वो यूनक कहलाता है। अच्छा, उस जमाने यूनक, ठीक है, वैसे इसको खस्सी कहा जाता है उर्दू में अगर हम कहें तो। अब ये जो बंदा होता है, तो उस जमाने में यूनक्स जो थे वो क्योंकि मुखबरी का काम बहुत ज़्यादा किया करते थे, ऐसे लोगों के लिए उनको भी अंग्रेज़ों से नफरत थी, तो वो जब ये काम करते थे तो अंग्रेज़ की नज़र में वो भी गुनाहगार थे, सही है। तो उनके खिलाफ भी उन्होंने ये एक्ट बनाया। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि 1871 के उस एक्ट को जो कंटिन्यूएशन में बना, मैंने आपको बताया ठगीज एक्ट 1836 की कंटिन्यूएशन में बनाया गया, बाद में 1911 में उसमें अमेंडमेंट की गई, 572 पेज का अमेंडमेंट का उसका डॉक्यूमेंट है, उसमें अमेंडमेंट की गई, सारी चीज़ें हुई। तो उसका रेफरेंस यहाँ पर कौन से ऐसे हालात हैं या कौन से अंग्रेज़ मुसल्लत हैं जिस हवाले में दिया जा रहा है कि भाई उनके हुकूक अंग्रेज़ों ने मारे थे, और आज पाकिस्तान में जो मौलवी बात कर रहा है वो उन हुकूक को मारने की बात कर रहा है। मतलब गोया मौलवी जो है वो इज इक्वल टू अंग्रेज़ हो गया, अब सरकार हो गया। अंग्रेज़ ने वो किसी और चीज़ के लिए बनाया, भाई उनके खिलाफ जो बगावत करता था वो उसको उड़ा देते थे, उसको वो क्राइम में ले आते, बेस पे बनाया, वो क्राइम बेस पे बनाया था। और उनके नज़दीक क्राइम क्या था? हमारे मफाद के खिलाफ जो जाएगा वो क्राइम है। तो वो क्या यहाँ पे वो वाला सीन चल रहा है जिसमें ये मोटी मोटी टर्म्स लेके लोगों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, सही है। तो भाई क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपको अच्छा मजे की बात बताऊं, ये 1952 में रिपील हुआ, ठीक है, 31 दिसंबर की तारीख थी 1952 में। 1952 में ये इंडिया से रिपील हुआ, वहां पर ये खत्म हो गया। लेकिन उस दिन को 31 दिसंबर को मनाया किस नाम से जाता है? ये इन एंकर साहब को तौफीक होगी, अगर मिले उन तक ये वीडियो तो मैं दरख्वास्त करूंगा जरा उस पर भी रिसर्च कर लें। उसको विमुक्ता जातीज डे के नाम से मनाया जाता है, सही है। उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और प्री शेड्यूल्ड कास्ट और सेमी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जिक्र था
ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसी बात को इसको ख़त्म करना चाहता हूँ कि ज़रा इसको पढ़ लें कि ये था क्या। आवाम को मोटी मोटी टर्म्स लेके ना बेवकूफ़ ना बनाएं कि आपने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का नाम ले लिया और अब तो सब दुबक के बैठ जाएंगे, जी हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई अलग से इस चीज़ पर डिबेट करना चाहेगा तो इंशाल्लाह मवाद इतना हाजिर है, ये कोई आर्गुमेंट बनता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, लॉजिकल फैलेसी है, टोटल लॉजिकल फैलेसी। सेकंड थिंग जो इन्होंने अभी एक बात कही है, वो क्या कही, इन्होंने कहा भाई पहली बार इसके अंदर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हुए जदीद तारीफें पेश की गई, कानूनी तौर पर डेफिनेशंस दी। शऊर मीडिया नेटवर्क की शुरू की जो वीडियोस इसके ऊपर थीं और अब भी जो मुल्क में तमाम मकातिब फ़िक्र इस पर एक जगह पर एक पेज पर हैं। सेनेट में मुश्ताक अहमद साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने जो अमेंडमेंट्स डाली और जो नईमा किश्वर साहिबा ने जो JUI से ताल्लुक़ रखती हैं, पार्लियामेंट में इसको जब उन्होंने अपोज किया था तो उनके असल तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, उनके ऑब्जेक्शंस यही तो थे कि आपने डेफिनेशन गलत लिखी है। ट्रांसजेंडर चीज़ ही कोई और होता है। शोर मीडिया नेटवर्क की वीडियो देखें, आप जाकर देखें जो व्हाट इज़ ट्रांसजेंडर के नाम से हमने बनाई है, उसमें ट्रांसजेंडर क्या होता है ये वाज़ेह तौर पे हमने बता दिया। ठीक है, ट्रांसजेंडर एक्ट कोई कहता है और फिर उसको वो सपोर्ट भी करता है, इट मीन्स कि वो अल्फाज की बारीकी से वाकिफ़ ही नहीं है। ये बिल्कुल एक आम सोच है जो कम से कम इस जिम्मेदार पोस्ट पर बैठ के हरगिज़ नहीं करनी चाहिए बात किसी शख्स को कि ख्वाजा सरा किसे कहते हैं, मुखन्नस किसे कहते हैं, ठीक है, और यूनक किसे कहते हैं, इंटरसेक्स किसे कहते हैं, ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं। अगर ये बातें आपको क्लैरिटी के साथ मालूम नहीं है तो सॉरी टू से इस सीट पे बैठने के आप लायक नहीं है जहाँ पर बैठकर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि करोड़ों आवाम आपको देख रही है। और वैसे भी अब कहा जाए तो इस चैनल की पॉलिसीज सबको पता है, लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं रह गए कि टीवी की बातें सुनकर उन पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। डेफिनेशंस पर ही बुनियादी एतराज़ है, ठीक है ना। हमारा केस तो ये है ही नहीं, ठीक है। हमारा केस क्या है, वो सिंपल है। खुनसा अफराद होते हैं जो बर्थ डिफेक्ट का शिकार होते हैं पैदाइशी तौर पे, बाज़ में वक्त के साथ साथ कोई डिसेबिलिटी शो होती है इस तरह की, उन्हें खुनसा कहते हैं। मर्द और औरत के अंदर उनको किसी ना किसी तरह इस्लाम ने कैटेगराइज कर दिया है। किसी थर्ड जेंडर की और किसी एक्स कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस पे बात क्यों नहीं करते? पहले आप अपनी पिच बनाते हैं और उसके बाद सामने वाले को क्लीन बोल्ड करके समझते हैं आप जीत गए। ठीक है, ये बड़ा क्लियर आपने इसका आंसर दिया। बाकी देखने वालों को भी हम ज़रा वक्त देते हैं कि वो इसको ज़रा एनालाइज करें, खुद देखें कि क्या डिफरेंसेस है क्या नहीं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखें कि उन्होंने क्या वो बातें की हैं जिसमें हो सकती। इस कानून के आने से पहले ट्रांसजेंडर अफराद को मुआशरे में बराबर के हुकूक हासिल थे। वो दरबारों और मुगलिया सल्तनत के आला ओहदों पर फाइज थे, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के आने के बाद ट्रांसजेंडर अफराद से उनके तमाम हुकूक छीनते हुए उनके वजूद को ही एक जुर्म बना दिया गया। लेकिन इस सदियों पुराने कानून और इससे जुड़ी सोच को तब्दील करते हुए पाकिस्तान में मई 2018 में एक कानून बनाया गया जिसको तमाम सियासी जमातों नून लीग, PTI, MQM, पीपल्स पार्टी और JUIF समेत तमाम मुतल्लिका माहिरीन, वुकला और डॉक्टर्स ने 1.5 साल की मुशावरत के बाद बनाया था, जिसमें ना सिर्फ मुल्क की तारीख में पहली बार ट्रांसजेंडर अफराद को यह हक दिया गया कि वो अपने आप को नादरा और दीगर हुकूमती इदारों के साथ रजिस्टर करवा सकें और एक आम शहरी की तरह बुनियादी हुकूक का दावा कर सकें, बल्कि इस कानून को पास करके पाकिस्तान उन मुमालिक की फहरिस्त में शामिल हुआ जहां ट्रांसजेंडर अफराद को बाकायदा कानूनी शनाख्त और हुकूक दिए गए। अच्छा, इसमें इन्होंने जो है ना वो एक बात की कि इस एक्ट से पहले जो वो उन्होंने जो पिछला एक्ट का बताया जो काफ़ी पुराना है, तकरीबन कितने 250 साल समथिंग कुछ, कि उसके बाद से जो एक उनके साथ जुल्म हो रहा था ट्रांसजेंडर के साथ और सारी चीज़ें, अब इस एक्ट के बाद वो मुगलिया सल्तनत का भी इन्होंने बताया। इसका ज़रा सा रेफरेंस बताएं कि इसमें कितनी हकीकत है, क्या है, क्या ये मुगलिया सल्तनत में कोई मतलब कोई वज़ीर थे क्या? मतलब देखिए, ये एक तारीख़ी तनाजुर है और अगर कोई चीज़ मुगलिया सल्तनत में हो या रोमन एम्पायर में हो या उससे पहले ग्रीक एम्पायर में गई हो या उसके बाद किसी और एम्पायर में आई हो, सही है ना, हमें इससे कोई गरज नहीं है कि वो चीज़ पहले किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉजिकल फैलेसीज पर पूरा प्रोग्राम खेल दिया, स्क्रिप्ट पढ़ दिया, लेकिन उसको देखने का उनको जो है वो कोई टाइम नहीं मिला शायद कि वो बातें क्या कर रहे हैं। पहली बात यह है कि हमारे लिए दलील जो है वो कुरान और सुन्नत है। अब रही बात कि क्या हम ये बात कह रहे हैं कि इनको हक नहीं मिलना चाहिए? क्या हम ये बात कह रहे हैं कहीं पे? कहीं नहीं। जब कोई भी शख्स ये बात नहीं कह रहा, हम जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आप खुनसा पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट बना दें, ठीक है, जिसमें इस्लाम ने
एक डिसेबल्ड बर्थ डिफेक्ट वाले शख्स को मर्द या औरत, उसके गालिब इम्कान के हिसाब से मर्द या औरत में डाला है, उसे मर्द की शनाख्त देता है उसे, या फिर औरत की शनाख्त देता है, उसी के हिसाब से मर्द के सारे हुकूक उसे मिल जाते हैं या औरत के सारे हुकूक मिल जाते हैं, विरासत समेत, तमाम चीज़ों समेत। ठीक है ना। तो हम तो उनको हक देने की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो फिर इसमें हम इनके अगेंस्ट कहाँ से हो गए? जो ये एक तासुर फैलाया जा रहा है कि जी मजहबी तबका इनके खिलाफ है, ये तो पिसे हुए हैं बेचारे। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये पिसे हुए हैं बेचारे, ये घरों से भाग जाते हैं, फैमिलीज इनको निकाल देती हैं। हम भी तो ये कह रहे हैं, शऊर की वीडियोस में हमने इन चीज़ों पर जिक्र किया है कि भाई ख़ानदान की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे बच्चों को भी बाकी बच्चों की तरह पाले। हमने मिसालें दी हैं वीडियोस में कि कोई नाबीना पैदा हो जाता है, कोई डिफॉर्म बच्चा होता है, तो क्या आप उसको घर से निकाल देते हैं? आप उसको पालते हैं ना, तो आप इन बच्चों को भी पालें, जहाँ तक उनका इलाज मुमकिन है आप उनका इलाज करवाएं। हमारे साथ डॉक्टर्स एसोसिएट हैं, तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ जी इलाज होता है ऐसे बच्चों का। तो हमने क्या उनको ये कहा है कि आप उनको भीख मंगवाएं? हमें वो भीख मांगते हुए अच्छे लगते हैं, हमें वो नाचते हुए अच्छे लगते हैं, हमें वो सेक्स वर्क करते हुए अच्छे लगते हैं, हमारी डिमांड है। तो फिर ये लॉजिकल फैलेसी किस लिए कि हमको ये एक तासुर पेश किया जा रहा है कि मजहबी तबका इनसे इनके हुकूक छीनना चाहता है। इस्लाम तो उनको मर्द या औरत कहकर सारे हुकूक देना चाहता है, क्लियर कट स्टेटमेंट दे रहे हैं हम कि सारे हुकूक देना चाहता है, और इस हद तक देना चाहता है कि इस्लाम उनके लिए किसी थर्ड जेंडर, किसी एक्स कैटेगरी को भी कबूल नहीं करता। वो कहता है या तो ये मर्द है या ये औरत है, ताकि वो नॉर्मल लाइफ गुजार सके, वो अपने आप को मर्द या औरत से डिफरेंट फील ही ना करे। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा बेहतरीन और क्या चीज़ चाहिए? मतलब बड़ी क्लियर सी बात है कि वो या तो इस तरफ है या तो इस तरफ। एक नई कोई बिल्कुल यूनिक चीज़ बन के ना है। वैसे भी नॉर्मल सी बात है जब कोई यूनिक चीज़, जब आप किसी शख्स को मर्द या औरत से हटाकर एक्स जेंडर भी कहेंगे ना, तो वो डिस्क्रिमिनेट हो गया। वहां पे डिस्क्रिमिनेशन और कहते हैं किसको? सही, ठीक है ना, वो डिस्क्रिमिनेट हो गया। सही है। जब उसको आप कहेंगे अलग से हुकूक दो, अलग से किस चीज के हुकूक नहीं, जब उसके सारे मर्द और औरत के अंदर हुकूक मौजूद हैं, सही है, सारे अहकाम मौजूद हैं, तो फिर आपको अलग से उसके हुकूक की जरूरत क्या चाहिए? एग्जैक्टली। अच्छा, इन्होंने एक और बात की इसमें कि ये एक उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ये उनके एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इससे एक्चुअल में तहफ़्फ़ुज़ है या कोई और मफाद है उसके पीछे, या क्या चीज़ है? लेकिन जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ की बात है समीर भाई, आप भी जानते हैं हम लोग सारा काम इसी चीज़ पे कर रहे हैं कि हाँ ये पिसा हुआ तबका है, हाँ इसे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, और उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप खुनसा पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट बना दो। तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो उनको भी चाहिए। उन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि उनके घर वाले उनको निकाल के बाहर खड़ा ना करें। उन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए कि उनको गुरु के हवाले ना किया जाए, गुरु उनसे भीख ना मंगवाए, गुरु उनको जो है वो इधर उधर सेक्स वर्क के लिए इस्तेमाल ना करे, गुरु जो है वो उनको मुखबरियों के लिए इस्तेमाल ना करे। वो नॉर्मली जिए, अपने माश का हिसाब किताब देखें, वो तालीम हासिल करें, वो अपनी जॉब्स करें, वो अपने कारोबार करें, वो ट्रैवल करें दुनिया में जैसे हम कर रहे हैं। तो ऐसा कब होगा? जब वो मर्द या औरत के हुक्म में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिनल कोड बना ना भाई, मुझे कोई गोली मार जाए, आपका कोई मोबाइल छीन के चला जाए तो क्राइम होगा ना। मैं अदालत जाऊंगा, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, क्यों जाऊंगा? तो ये सारे राइट्स इनको दे ना, बिल्कुल, कौन मना कर रहा है? लेकिन किस में दें? आप ट्रांसजेंडर के लफ्ज की छतरी के नीचे नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रांसजेंडर की छतरी के नीचे सारे लोग आ जाते हैं जिसमें हमजिन्स परस्ती की टर्मिनोलॉजी शामिल है, जिसमें उनकी पूरी आइडियोलॉजीज शामिल है, वो सब आ जाते हैं। उसकी हम डेफिनेटली मुखालफत करते हैं। इसी पे इन्होंने आगे भी कुछ बात की है, जरा उसको देखते हैं, फिर आप बताइएगा उस पर आपका क्या कहना है कि इसके अंदर क्या क्या। इसके अलावा इस कानून में ट्रांसजेंडर अफराद को विरासत में हक, मुलाजमतों और तालीम के मौके फराहम करने की बात की गई। इस कानून की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पजीराई भी हुई। पाकिस्तान उन इस्लामी ममालिक में भी सर फहरिस्त है जिन्होंने ट्रांसजेंडर अफराद के वजूद को तस्लीम किया। अच्छा, इसमें इन्होंने एक बात की कि विरासत में हक और एक माशरे के तौर पर कबूल करने वाली चीज़ वगैरह, उसका वैसे आपने लास्ट उसमें काफ़ी हद तक जवाब दे ही दिया। बिल्कुल। लेकिन ज़रा ये विरासत वाले मामले का बताइएगा। ये कह रहे हैं कि विरासत में भी हक होना है वगैरह वगैरह, तो मेरे ख्याल से शायद आपने जो मर्द और औरत वाली बात बोली, ये भी बड़ी क्लियर सी बात है भाई। जब आप उसको मर्द या औरत डिक्लेयर कर देते हैं, जो इस्लाम ने हुक्म दिया है, आप उसे किसी थर्ड जेंडर में नहीं डाल रहे। थर्ड जेंडर इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आप उसे क्यों रुस्वा और जलील करना चाहते हैं? क्यों आप उसको मर्द औरत से नॉर्मल से हटा के पहले आप उसको जो है एक्स मार्क दे के फिर आप उसके राइट्स की बात कर रहे हैं? भाई जो पहले से इस्लाम ने दिए मैं उनमें ले आओ ना। मर्द का हिस्सा तय है, औरत का तय है, ऑटोमेटिक सेग्रीगेट हो जाएंगी। अब अगर इस तरह एक्स कोई आ गई और इस्लाम में, अब आप उसको कैसे सेपरेट कैसे करोगे कि इसका कितना हिस्सा है?
नहीं, एक्स के अंदर देंगे किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं। वजह यह है कि जब आपने एक सिंगल लेटर एक्स लिख दिया, अब उसके पीछे आप बैक एंड पे क्या क्या उसके अंदर ऐड कर देंगे, हमें क्या मालूम, हर चीज तो पब्लिक के सामने आती नहीं है। तो उसको मर्द या औरत डिक्लेयर करें, जो उसका अहकाम है। एक चीज होती है खुनसा मुश्किल, ठीक है, जिसका मर्द या औरत होना किसी भी सूरत पता नहीं चल रहा होता है, मेडिकली भी मालूम करना जरा मुश्किल होता है। इस्लाम ने उसको भी औरत के हुक्म में डाला है कि पर्दा और मामलात और इबादात में वो औरत के हुक्म में है। और विरासत के अंदर जब बात आएगी तो उसको मर्द के हिस्से का आधा और औरत के हिस्से का आधा, ये दोनों मिलाकर दे दिए जाएंगे। और आपको कौन सा राइट चाहिए? ठीक है, इसी पे भी इनके के उस एक्स के पीछे क्या क्या है, उन्होंने ज़रा इस पर कुछ बातें की हैं, ज़रा वो सुनते, फिर उस पर भी आप ज़रा अपना रिप्लाई बताइएगा। पाकिस्तान में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इस कानून के खिलाफ एक झूठा, नफरत अंगेज और हकाइक से मुनाफी बयानिया बनाया जा रहा है कि इस कानून के जरिए हुकूमत हम जिन्स परस्ती को कानूनी हैसियत दे रही है और इस कानून के जरिए मुल्क में हम जिन्स परस्ती फरोग पा रही है। मर्द अपनी जिन्स तब्दील करके औरत बन रहे हैं या फिर औरत अपनी जिन्स तब्दील करके मर्द बन रही है। इन्होंने ये कहा कि आप जो है वो इस एक्ट के थ्रू एक गलत ही प्रोपेगेंडा शो कर रहे हैं लोगों के सामने। किस चीज का प्रोपेगेंडा शो कर रहे हैं? ये तो आप बताएं, क्या क्या प्रोपेगेंडा शो? प्रोपेगेंडा देखें, मैं शुरू से उसी को काउंटर कर रहा हूँ ना। प्रोपेगेंडा ये किस चीज को कह रहे हैं कि हम जिन्स परस्ती इससे फैल जाएगी, ये कह रहे हैं कि हम जिन्स परस्ती फैल जाना है, गलत दावा है, ठीक है। आप जब ट्रांसजेंडर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर तमाम सेक्सुअल ओरिएंटेशंस रखने वाले मुख्तलिफ जेंडर आइडेंटिटीज के थ्रू रजिस्टर हो सकते हैं। और जब कहीं किसी भी मुल्क में ट्रांसजेंडर को पहले आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना एक लफ्ज की हैसियत से, उसकी बाकी तमाम डिटेल्स को छोड़ के, तो आपके कानून में तो लफ्ज ट्रांसजेंडर आ गया। तो अब जैसे जैसे यूनाइटेड नेशंस उसके अंदर चीज़ों में अभी भी जो चीज़ें डाल चुका है वो भी खुद ब खुद एक्सेप्टेड पोजीशन में आ जाएंगी, और मजीद कल को डालेगा तो वो भी एक्सेप्टेड पोजीशंस में आ जाएंगी। आप क्यों ऐसा लफ्ज़ लाना चाहते हैं? आपको जो शरीयत का वर्ड है खुनसा, हालांकि अंग्रेजी में उसे इंटरसेक्स कहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप जब एक्ट बनाओ तो आप इंटरसेक्स पर्सनस एक्ट भी ना बनाओ, आप खुनसा पर्सनस एक्ट बनाओ, ताकि शरीयत की जो इस्तिलाह है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। मेन चीज ये है कि बदल नहीं सकते। हम अगर कहते हैं इंटरसेक्स पर्सन्स बिल बना दें आप, ठीक है, कल को उसने इंटरसेक्स की डेफिनेशन चेंज कर दी तो फिर हम उसके पाबंद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली वही तमाशा है जो FATF में और IMF के डॉक्यूमेंट्स में होता है कि लिखा कुछ और होता है, चीजें कहीं और रीडायरेक्ट हो रही होती हैं। आपके मेन डॉक्यूमेंट में तो कोई चीज ऐड नहीं हो रही, यहाँ आप चैलेंज कर ही नहीं सकते, लेकिन जो रीडायरेक्ट होकर रेगुलेशंस की तरफ जा रहा है वहां पे चीजें आप ऐड किए जा रहे हो, हम पिसते चले जाएंगे। इसका मतलब जो अम्ब्रेला अभी एग्जिस्ट करती है ट्रांसजेंडर के नाम के तले, देखिए यूनाइटेड नेशंस ने मान लिया कि ये अम्ब्रेला टर्म है, और उन्होंने पूरा, कोई भी जाके देख सकता है कि क्या है और इसके नीचे कौन कौन लोग आते हैं। उसके अंदर हम जिन्स परस्त मर्द आते हैं, उसमें औरतें आती हैं, उसमें तमाम वो लोग आते हैं जिनको एसेक्सुअल भी कहा जाता है, दीगर क्वेयर नाम की शय भी आती है जैसे कभी पता ही नहीं चल पाता कि मैं कौन हूँ। उसमें वो लोग भी आते हैं जिनकी अट्रैक्शन किसी जानवर की तरफ होती है, वो लोग भी आते हैं जिनकी बच्चों की तरफ होती है, वो लोग भी आते हैं जिनकी किसी बेजान चीज़ की तरफ होती है। इस ट्रांसजेंडर वर्ड के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि जब आप जेंडर कह के अलग कर रहे हो उसे, ट्रांसजेंडर बदली हुई जिन्स, तो भाई जब आप पैदा हुए हो एक जिन्स के ऊपर, जब आप उसको बदलना चाहोगे तो यू आर ओपन फील्डेड कि आप कहीं पे भी जाओ और किसी भी चीज को बदल दो और वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होती चली जाएंगी। इसलिए हमें वर्ड ट्रांसजेंडर नहीं चाहिए। आप सारा ग्राउंड जो है वो ट्रांसजेंडर के वर्ड पे क्यों बना रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम इनको भीख मांगता हुआ नहीं देखना चाहते, हम इन्हें तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं, हम इन्हें अपने पाँव पे खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। हम इन्हें कहते हैं ना, आप इनमें से नकली लोगों को अलग करना चाहोगे या नहीं? बिल्कुल करना चाहेंगे। तो भाई जब आप खुनसा एक्ट बनाओगे और जो मेडिकल बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करोगे, तो जाली लोग अलग हो जाएंगे कि नहीं? जब जाली लोग अलग हो जाएंगे तो वो लोग फिर मर्द या औरत के हुक्म में अपने तमाम राइट्स तक अप्रोच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इससे अच्छी और क्या बात है? ये तो सोल्यूशन है, बल्कि ये सोल्यूशन है। तो ये तो उस पूरे सोल्यूशन को कहीं बयान नहीं कर रहे, घुमा फिरा के बिल्कुल ही एक अलग ग्राउंड में बैठे हुए हैं। वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब ओवरऑल बात में अभी तक यही हुआ कि बस एक सोशल मीडिया पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्होंने जो है वो बस रीडिंग की है, ठीक है ना, अच्छा है। चलो लेट्स सी आगे क्या क्या इन्होंने मजीद रीडिंग्स की हैं, लेट्स सी। और फिर मर्द मर्द से या फिर औरत औरत से शादी कर लेगा, इसलिए इसको रोकने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो ये तशखीस करे कि आया शनाख्ती कार्ड पर अपनी सिन्फ तब्दील करवाने वाला शख्स ट्रांसजेंडर है या नहीं। अब यहाँ तनाज़ा ये है कि ये बिल ट्रांसजेंडर अफराद को खुद अपनी सिन्फी शनाख्त का हक देता है, जबकि इसके एतराज़ में ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि ये इख्तियार किसी भी शख्स के अपने पास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड के पास होना चाहिए जो ये तयन करेगा कि आया वो शख्स ट्रांसजेंडर है या नहीं। मतलब सैफुल्लाह भाई लिटरली बताऊं,
ये बात तो ऐसी है कि एक आम सा बंदा ना वो भी समझ जाएगा, मतलब कि कॉमन सेंस की बात है। कोई भी उठ के सुबह बोले मैं जो है ना फील कर रहा हूँ कि मैं लड़की हूँ, या मैं मर्द, लड़की कहे कि मैं औरत नहीं बल्कि मर्द हूँ, तो ये तो वो अजीब सी बात होगी। इस पर ये खिलाफ है इस चीज़ के कि उस पर वो कमेटी जो है 5 रुकनी वो फैसला क्यों कर रही है। अब आप बताएं क्या वो फैसला करेगी कि जेंट्स क्या होगा क्या नहीं? इनको एतराज जो है सारा आर्गुमेंट इन्होंने ये किया है कि भाई आप हमें क्यों लोगों के सामने अपने कपड़े उतारने पर मजबूर करना चाहते हैं। टेस्ट क्यों करवा रहे हैं, मैं फैसला करूंगा। आप क्यों टेस्ट करवा रहे हैं? मेडिकल बोर्ड के शदीद खिलाफ हैं ये। आप ये सोचो कि कोई भी शख्स जो किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है और उसका ताल्लुक उसके जिस्म से है, वो मेडिकल की ही मुखालिफत करेगा। ये कोई लॉजिकल बात है? उसका तो काम ही उसी से बनना है। उससे बनना है। मेडिकल बोर्ड को ये बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। किस बुनियाद पर रिजेक्ट कर रहे हैं? मजे की बात देखें, इन्होंने आर्गुमेंट क्या बनाया, आर्गुमेंट की इनकंसिस्टेंसी जो है ना वो देखें क्या है। स्क्रिप्ट राइटर अच्छा है लेकिन उससे भी गलतियां हो गई हैं। अब देखें यहाँ पे काम क्या हुआ। इन्होंने कहा 5 रुकनी कमेटी कहाँ कहाँ फैसले करेगी। सही, क्योंकि लोगों के पास तो जगह नहीं है और दूर दराज के इलाके हैं, वहां पे खाने पीने की सहूलतें नहीं है, एजुकेशन की नहीं है, अस्पतालों की नहीं है। वहां कहाँ ये 5 रुकनी कमेटी पहुंचेगी, कहाँ कहाँ? ऐसा ही है ना। ठीक है, जब मुल्क में वजीर आजम मुंतखब होता है तो भाई क्या हर जिले का अलग वजीर आजम होता है? एक ही होता है पूरी यार, एक वजीर आजम होता है और फिर सिस्टम होता है ना, मैकेनिज्म है ना गवर्नमेंट रन करने का कि आप जो है वो उसके बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको तमाम नीचे तक उसकी बेनिफिट्स पहुंचाएंगे, जो भी उसकी पॉलिसीज होंगी, या नुकसान पहुंचाएंगे अगर गलत पॉलिसीज बन गई। ऐसा ही है ना। तो 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तो सिर्फ हेड करेगा ना। आपके घर पे पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आते हैं लोग? नहीं आते बच्चों आते हैं। मेरे दरवाजे पे भी आते हैं। बाद औकात तो महीने में 2-2 बार आ जाते हैं, बच्चों के अंगूठे दिखा रहे होते हैं, भाईजान ये पिला के गए हो अभी थोड़ी दिन पहले। ठीक है, तो ऐसी सूरत में कि आपके पास ऑलरेडी टीम्स एग्जिस्ट नहीं करती कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है, यार किसी बंदे को अगर गुर्दे का प्रॉब्लम हो जाता है ना, वो सखर से उठकर आता है जिना हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए, महीनों पड़ा रहता है, इलाज करवाता है। हार्ट के पेशेंट आप देख लो, जिससे प्रॉब्लम होगी कि मेरा लाइफ का सवाल है, वो नहीं आएगा। ठीक है, वो भी उस सूरत में कि चलना पड़े। यहाँ तो आपके पास मैकेनिज्म मौजूद है पूरा का पूरा। बर्थ कंट्रोल के नाम पे आपके पास हर इलाके हर गांव में नहीं है सिस्टम, तो इसके लिए आप नहीं बना सकते सिस्टम। इसने कहा कि वो 5 अफराद हर जगह घूमेंगे। एक तो ये बात हो गई कि इंतहाई अहमकाना बात की है। सेकंड देखें कि थोड़ी देर के बाद जाकर इन्होंने कहा, वो वाला क्लिप मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ, वो चलाएं जरा, जो इन्होंने थोड़ी देर के बाद कहा। अभी इन्होंने कहा मेडिकल की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, वजूहात हैं। ठीक है, अब देखिए 5 लोग कहाँ घूमेंगे वो, अब देखिएगा, इस पे देख लेते हैं। तर्जुमान नादरा के मुताबिक सिंफ की तब्दीली के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट दरकार होता है, और जब नादरा को ऐसी कोई दरख्वास्त मौसूल होती है तो नादरा खुद भी इस मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाता है। अब देखें ये इस वक्त क्या कह रहे हैं कि जब भी कभी नादरा को कोई एप्लीकेशन रिसीव होती है कि कोई शख्स ख्वाजा सरा का कार्ड बनवाना चाहता है या अपनी सिंफ तब्दील करना चाहता है, तो क्या चाहिए इनको? नादरा डॉक्टर से, मेडिकल एसोसिएशन से या मेडिकल बोर्ड से वेरीफाई करवाता है। तो अभी तो इन्होंने कहा था कि मेडिकल का कोई काम होना नहीं चाहिए, पहुंचेगा कौन कौन कहां तक, और अब ये क्या कह रहे हैं कि मेडिकल से वेरीफाई करवाते हैं इसको। तो मेडिकल बोर्ड अब मौजूद है, इसका मतलब है। तो जब एक मेडिकल बोर्ड मौजूद है, नादरा कह रहा है कि भाई कोई बंदा सिर्फ चेंज करवाने के लिए आता है तो हम उसका मेडिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो आपको वही मेडिकल बोर्ड इस लॉ में डालने में क्या प्रॉब्लम है? नादरा की हद तक ठीक है, इनकंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप। नादरा की हद तक ठीक है, वैसे कोई बंदा आएगा कहेगा मैं ये हूं तो आप बदल दो, वहां मेडिकल बोर्ड नहीं चाहिए, चेकअप नहीं करवाना, उसको डायरेक्ट। कितनी बेवकूफों वाली बात है। अच्छा, एक एतराज इन्होंने बड़ा अहम ये किया कि जो डेटा सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, वो गलत है। हालांकि नादरा ने कुछ और डेटा दिया है और वो ये भी कहा है कि सर्जरी नहीं हुई है, मतलब वो सिर्फ एक डेटा एंटर हुआ है, ये भी बात आ रही है। और फिर डेटा भी कुछ चंद लोगों ने करवाया। इस पे जरा बताएं ये कहाँ से, कौन सी रिपोर्ट आ गई? अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो डेटा है सारा, ये किसने पहली बार प्रेजेंट किया था? जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने प्रेजेंट किया था। और क्या कहा था कि जब मैंने उनसे कहा कि मुझे आप वो डेटा नादरा का भेजें कि कितने लोगों ने जिन्स तब्दील करवाई है, क्लियर कट, ठीक है, जिन्स तब्दील करवाई है, तो उन्होंने भेजा वो डेटा। किसने भेजा? इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भेजा। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भेजा। तो भाई अगर एंकर साहब को प्रॉब्लम है या चैनल को प्रॉब्लम है, आप इंटीरियर मिनिस्ट्री पे केस कर दो। बिल्कुल, उनसे रब्ता करेंगे। क्या सही है ना? डेटा तो वो चल रहा है जो सरकारी जराये से आया है, ठीक है, लिहाजा वही सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है ना, वही रिलायबल माना जाएगा ना। तो बस वही चल रहा है। अब आप उसको काउंटर करें बेचारे और मजबूर और मासूम कहकर
तो इस तरह से तो किसी को घुमाना आसान नहीं है। डेटा इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया जमात इस्लामी के सेनेटर साहब को, अगर कोई प्रॉब्लम है आप इंटीरियर मिनिस्ट्री से जाके क्या आपने कितनी बड़ी गलती कर दी भाई, सही है ना, आप केस कर दो, हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें तो जो डेटा मिला और आपस का ताल्लुक है, जो डेटा हमें मिलेगा हम वो और चलाएंगे। आगे भी डेटा आएगा, अभी देखिएगा आगे भी आएगा, जब चीजें अभी खुलेंगी ना तो और भी चीजें आएंगी कि मर्द और औरत के कार्ड बन रहे हैं डायरेक्ट, चंद दिन की बात है, बहुत कुछ खुलेगा। चलें फिर नाजरीन, ये सारी चीज़ आपके सामने थी, जो एतराज़ात थे वो भी थे और जो क्लियरिफिकेशन रिक्वायर्ड थी वो भी थी। बाकी बहुत जनरल सी बातें हैं सैफुल्लाह भाई, कॉमन सेंस सी बातें, काफ़ी बातें खुद समझ आ जाएंगी। और बाकी जो एक बड़ा क्लेम भी किया है, लेट्स सी उसके लिए क्या अपकमिंग है, फिर उसके बाद दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।